नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पर। तो हम आज इस क्लास में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखते हुए जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये दोस्तों, आप इस क्लास को पूरी देखिएगा, आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये जियोग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद 3 कंट्रीज? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, सिक्किम की भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। लेकिन मिजोरम की बात करें तो इसके साथ 2 देश लगते हैं, इसकी सीमा के साथ 2 देश लगते हैं। वो देश हैं आपके म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसके साथ केवल 2 देश लगते हैं और बाकी सभी राज्यों के सीमा के साथ 3 देश टच करती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम के साथ कौन कौन से देश लगते हैं? नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन से देश लगते हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसके साथ भी 3 देश लगते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से देश लगते हैं? एक तो है जस्ट बगल में भूटान, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भूटान बगल में, फिर ऊपर में है चीन और नीचे में है उत्तर दक्षिण में आपके म्यांमार। तो 3 देश इसके साथ भी टच करते हैं। लेकिन यहाँ पे मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम के साथ है, बायां साइड है आपका बांग्लादेश और मिज़ोरम से लगा हुआ है म्यांमार। तो इनके साथ 2 देश लगा हुआ है, मिज़ोरम के साथ 2 देशों की सीमा टच करती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मिज़ोरम, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी तमिलनाडु? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। और अगर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी त्रिपुरा? तो दोस्तों, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और जिनमें से नहीं गुजरती है वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों, वो राज्य कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं मैप की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्राउन कलर में है वो है आपका जिस राज्य से कर्क रेखा गुजर रहा है वो है, तो ये गुजरात से गुजर रहा है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं दोस्तों जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है, भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बांटता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण की ओर जो राज्य हैं उसमें संभवतः अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तर की ओर अपेक्षाकृत कम ठंड का एहसास होता है, और नीचे की ओर कर्क रेखा के दक्षिण में गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ गर्मी अत्यधिक पड़ती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और कर्क रेखा कितने अंश में है? तो कर्क रेखा है आपका 23.5 अंश में है, 23.5 डिग्री में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? 1936, 1937 या 1938 या 1939? तो दोस्तों बर्मा बर्मा को हम आज म्यांमार कहते हैं। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। तो दोस्तों बर्मा भारत से बर्मा 1937 को अलग हुआ। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालयी नदी या सदावाही है, क्योंकि सदावाही यानी कि जिनमें वर्ष भर जल का प्रवाह होता है उनको सदावाही कहते हैं। तो ऑप्शन है उनकी सहायक नदियां हैं, ग्रीष्मकाल में वे बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त कर पाती है, वे वर्षों तक वर्षा का पानी प्राप्त कर पाती है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हिमालयी नदियों में वर्ष भर वर्षा का जल क्यों प्रवाहित होता रहता है? तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जो हिमालयी नदियां होती है, जो हिमालय होते हैं उनकी चोटियाँ 6000 मीटर से भी ऊंची होती है। जैसे कि हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं, तो इनकी चोटी जो होती है वो होती है आपकी 6000 मीटर से भी ऊंची, और जो हिम रेखा की ऊंचाई होती है वो होती है आपकी जैसे 4400 मीटर। तो हिम रेखा के ऊपर जितने भी हिमालय की चोटियाँ पाई जाती हैं उनमें बर्फ़ का आवरण पाया जाता है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये बर्फ पिघल कर नदियों को प्राप्त होते रहता है। तो हिमालयी नदियों का मुख्य स्रोत यह ग्लेशियर ही है जो कि हिमालय की चोटियों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ग्रीष्म काल में वे बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त कर पाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ उतनी ऊंचे नहीं है तो वहाँ बर्फ भी नहीं पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मुख्य स्रोत वर्षा ही है, वे वर्षा पर ही डिपेंड करती है। जबकि हिमालयी नदियाँ पूरी तरीक़े से हिमालय की चोटियों में स्थित ग्लेशियर पर ही डिपेंड करते हैं। यह ग्लेशियर जब पिघलती है तब हिमालयी नदियों को पानी प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी कारण से यहाँ वर्ष भर जल का प्रवाह होता रहता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन स्प्रेड ओवर द गारो हिल्स? तो दोस्तों ऑप्शन है नोकरेक, कंचनजंगा, मानस या नीलगिरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर गारो पहाड़ी की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? तो ये मेघालय में स्थित है। यह मेघालय में स्थित है गारो पहाड़ियाँ। और मेघालय में केवल गारो पहाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? गारो है, खासी है और एक है जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, और खासी में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासी में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। खासी में ही चेरापूंजी और मासिन राम है। तो मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। मासिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल है। 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? सतपुड़ा तथा विंध्याचल, अरावली तथा विंध्याचल, अरावली तथा सतपुड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नर्मदा घाटी सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। इन दोनों पर्वत के मध्य ही नर्मदा घाटी यानी कि नर्मदा नदी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों,
वो कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं? तो राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये 3 पहाड़ी सतपुड़ा में स्थित है। तो नर्मदा का उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत से हुआ है, मैकाल पहाड़ी से हुआ है। मैकाल पहाड़ी में एक चोटी है अमरकंटक, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। जबकि सतपुड़ा पर्वत में ये 3 पहाड़ियाँ हैं, आप इसको याद रखिएगा, राजपीपला, महादेव और मैकाल। और नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल के अमरकंटक चोटी से हुआ है। जबकि वो गिरती कहाँ है? तो यह खंभात की खाड़ी में यह जल गिराती है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि नर्मदा नदी 3 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे मैप में देखिएगा, एमपी में और थोड़ा सा महाराष्ट्र में से भी टच करते हुए जाती है और गुजरात में। तो ये 3 राज्यों में प्रवाहित होते हैं, लेकिन सर्वाधिक लंबाई एमपी में ही होती है नर्मदा नदी की। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें याद रखने योग्य बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है? रिवर आइसलैंड माजुली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ए जमुना, बी गंगा, सी पद्मा या डी ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही आपका माजुली नदी द्वीप है। दोस्तों अगर माजुली नदी द्वीप की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने वाली यह है कि असम राज्य ने इसे नदी जिला घोषित किया है, जो कि भारत का एकमात्र नदी जिला है। भारत का एकमात्र नदी जिला है आपका माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि यह भारत का एकमात्र नदी जिला है। और यह कहाँ स्थित है माजुली? तो यह आसाम में स्थित है, यह आसाम में स्थित है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आइए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी बहुत बातें जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों तिब्बत का पठार, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के पास ही है आपका मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर यह समानांतर जाती है हिमालय पर्वत के साथ साथ। और यह यहाँ पे नामचा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पे यू टर्न ले लेती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर यह आसाम में चली जाती है और आसाम में ही आपका नदी द्वीप माजुली। ठीक है दोस्तों, फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, फिर यह अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? जमुना कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी से गेरसप्पा जलप्रपात बनता है? तो इसका ऑप्शन है कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा या डी शरावती। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शरावती नदी। तो शरावती नदी से ही आपका गेरसप्पा जलप्रपात बनता है। दोस्तों गेरसप्पा जलप्रपात को हम एक और जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जोग, गेरसप्पा और महात्मा गांधी, आप इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? शरावती नदी पर। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात गेरसप्पा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, और एक फैक्ट और जान लेते हैं कि ये तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात।
आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात और एक क्वेश्चन बनता है इसकी सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, ये क्या है आपका कुंचिकल जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है, सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो ये है आपका कुंचिकल। ये दोनों ही आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ए शनि, बी वरुण, सी वरुण या डी बृहस्पति। तो दोस्तों आकार के आधार पर बात किया जाए तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप इसको याद रखिएगा। और अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए, सबसे छोटा ग्रह अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो होगा आपका बुध। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में यह गिरती है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा जाए तो वो है आपका नर्मदा। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। जबकि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल या डी आयन मंडल। तो दोस्तों सबसे निकट है पृथ्वी के, वो है आपका ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की परत के, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। इसकी ऊंचाई है, यह पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर है क्षोभ मंडल। और यहीं ही आंधी तूफान और वर्षा होता है और यहीं पर ही गैसें पाई जाते हैं। जितनी भी गैसें हैं वो इसी मंडल में पाई जाती है, और जितने भी जल वाष्प और धूल के कण हैं वो भी इसी मंडल में पाए जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? विच स्टेट इज इन नाथुला पास? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी आसाम में। तो दोस्तों नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नाथुला दर्रा की बात करें तो इस दर्रे की सहायता से ही भारत और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था। लेकिन 1962 युद्ध में जब युद्ध हुआ भारत और चीन का, तो यह बंद हो गया। 1962 युद्ध के बाद यह बंद हो गया, लेकिन अभी 2006 के लिए फिर से यह व्यापार के लिए खोल दिया गया है। तो ये भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा की सहायता से व्यापार होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नाथुला दर्रा, ये सिक्किम है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है नाथुला दर्रा। यह है नाथुला दर्रा, इसी की सहायता से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है? ए वुलर झील, बी सांभर झील, सी चिल्का झील या डी नैनीताल झील। तो दोस्तों सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वुलर लेक। वुलर झील मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका जम्मू
जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। और इसका निर्माण कैसा हुआ है? तो इसका निर्माण नदी के द्वारा हुआ है। झेलम नदी ने इसका निर्माण किया है। झेलम नदी के द्वारा ही वुलर झील का निर्माण हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो सांभर झील है आपका राजस्थान में। चिल्का झील ये है आपका उड़ीसा में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिल्का झील पूछा ही जाता है। चिल्का झील है आपका ओडिशा में और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील को ही हम लैगून झील भी कहते हैं। लैगून झील भी कहा जाता है इसको। खारे पानी की झील को लैगून झील कहा जाता है। और नैनीताल झील है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है दोस्तों आपका वुलर झील। देख रहे हैं कितने खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही प्राकृतिक वादियों से भरा हुआ नज़ारा है। ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? राजाजी, हेमिस, काजीरंगा या दुधवा? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ है? लेह में स्थित है। लेह में यह स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है ये लेह। ठीक है दोस्तों, तो लेह की बात तो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लद्दाख है। यहीं है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, यह आपका हेमिस नेशनल पार्क लेह में स्थित है। तो दोस्तों और बाकी ऑप्शन की बात करें तो राजाजी है आपका उत्तराखंड में, काजीरंगा है आपका आसाम में और दुधवा है आपका उत्तर प्रदेश में। तो आप इन सभी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या एक्सोस्फियर? तो दोस्तों ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है समतापमंडल में। समतापमंडल में ओजोन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में। दोस्तों ओजोन पाया जाता है आपका 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच के अंदर यह ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन लेयर होती है 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। तो दोस्तों इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखाया गया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत आगे पीछे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओजोन पाया जाता है आपका 12 से 35 किलोमीटर में और यह समतापमंडल में स्थित होता है। ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3। O3 ओजोन का केमिकल फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। ओजोन की सहायता से ही जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, वे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ओजोन सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, आप तो इतना जानते ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे है थर्मोस्फियर, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल और यहाँ पे है समताप मंडल। तो इस समताप मंडल में स्थित है यहाँ पे ओजोन लेयर, आप देख पा रहे हैं 20 से 30 किलोमीटर। तो दोस्तों ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग इनका किलोमीटर की ऊंचाई होती है। तो आप उनके आसपास आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओजोन लेयर है आपका 20 से 30 किलोमीटर के बीच में या 12 से 35 किलोमीटर, जैसा कि मैंने पहले बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी गुजरात? तो दोस्तों गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी है आपकी गुजरात की तट रेखा। गुजरात के तट रेखा को हम बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर बात करें भारत की कुल तट रेखा की, तो इसकी लंबाई को हम जान लेते हैं 75 से 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल तट रेखा की भारत की। लक्षद्वीप और अंडमान को मिलाकर ये आंकड़ा है 75 से 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है?
इन विच स्फीयर डू मोस्ट वेदर इवेंट्स ऑक्योर। तो कौन से मंडल में सर्वाधिक मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाएं होती रहती है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही आपको मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाएं होती रहती है, यही वर्षा होती है क्षोभ मंडल में ही, धूलवाष्प। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या डी गोवा। तो दोस्तों सेवराय पहाड़ियाँ हैं आपका तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है, सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो तमिलनाडु में लोकल लैंग्वेज में सेवराय पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वी घाट पूरी तरह से कटी फटी हुई है, तो तमिलनाडु में इस पूर्वी घाट को सेवराय कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर माउंटेन पीक लोकेटेड। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी दिल्ली या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों चलिए आप इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से पर्वत में स्थित है। तो यह अरावली पर्वत में स्थित है। अरावली पर्वत का ही भाग है गुरु शिखर पर्वत चोटी। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और यह कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अगर अरावली पर्वत की बात करें तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, यानी कि 3 राज्यों में यह फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में। लेकिन इसकी सर्वाधिक लंबाई है राजस्थान में, तो आप इसको याद रखिएगा। और अरावली कैसा पर्वत है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अवशिष्ट पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है। ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान या डी कश्मीर। वेयर इज द अराकानयोमा लोकेटेड इन द हिमालयाज। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों म्यांमार, यानी कि हिमालय का ही भाग है जो है उसको म्यांमार में अराकानयोमा बोला जाता है। तो अराकानयोमा आपका म्यांमार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम जयमंडली आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ए सिमलीपाल, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी या डी मानस। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जयमंडली आरक्षित क्षेत्र की स्थापना नीलगिरी में की गई थी। नीलगिरी कहाँ है। तो नीलगिरी है आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, और इनकी स्थापना हुई थी 1986 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1986 में। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर सिमलीपाल की बात की जाए तो सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में, नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में, और मानस है आपका असम में। कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में। तो टोटल है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उनमें से सबसे पहली बार मतलब स्थापना की गई थी वो थी आपकी नीलगिरी। नीलगिरी आपका प्रथम जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तुजू दर्रा किसको जोड़ता है। टू वूम डज द तुजू पास कनेक्ट। इंडिया एंड म्यांमार, लेह एंड श्रीनगर, लेह एंड कारगिल या कश्मीर एंड चाइना। तो दोस्तों तुजू दर्रा जोड़ता है वो है आपका भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। यह कहाँ स्थित है। तो यह मणिपुर में स्थित है दोस्तों, यह मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकण रेल परियोजना कब आरंभ हुई। तो कोंकण रेल परियोजना भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह भारत के 4 राज्यों को जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। वो राज्य कौन कौन से हैं। तो वो राज्य हैं एम के जी आप याद कर लीजिए। एम यानी महाराष्ट्र, के यानी कर्नाटक, जी यानी गोवा और के यानी केरल।
ठीक है दोस्तों, ये 4 राज्यों को जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो ये महाराष्ट्र के रोहा से केरल के मंगलूर तक के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये जुलाई 1990 में यह शुरू की गई थी। तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। विच इज द साउथर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? ए नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी कार्डेमम या डी सेवराई? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्डेमम पर्वत श्रेणी। कार्डेमम पर्वत श्रेणी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। कार्डेमम पर्वत श्रेणी को हम इलायची पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, इलायची पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। तो यह तमिलनाडु और यह केरल की सीमा में यह स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।